जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेके आप लोग बेहतरीन और शानदार प्रयास में उसको जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे भरतपुर के जाट वंश के बारे में। जी हाँ साथियों, आप जानते हो राजस्थान में अलग अलग प्रकार की रियासतें हुआ करती थी। जैसे मेवाड़ रियासत है, मारवाड़ रियासत है ना। इधर आमेर में आमेर रियासत है, कछवा रियासत है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की रियासतें हुआ करती थी। तो ऐसी एक रियासत कौन है? भरतपुर की रियासत, जिसपे किसका अधिकार था? जाटों का। यानी कि जाट वंश की रियासत कहाँ पे है? तो भरतपुर में। एक जाट वंश की रियासत धौलपुर में भी है, लेकिन उसका कोई खास इतिहास नहीं रहा। ठीक है। इस जो भरतपुर में जो जाट रियासत है ना, जाट वंश था, इसमें भी चार पांच राजा हुए हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मोस्टली अपने को पढ़ना है, वह कौन सा? महाराजा सूरजमल। ठीक है। तो अपन बात करेंगे एक एक प्रकार से। अपन चार पांच राजा है इस रियासत में, जाट वंश में, भरतपुर में। उन सभी की थोड़ी थोड़ी बातें अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राजा कब आ रहा है। वैसे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनेगा ऐसे। एग्जाम में प्रश्न सिर्फ कहाँ से बनेगा? भरतपुर की जाट रियासत, महाराजा सूरजमल से। हमेशा अधिकतर ऐसा ही हुआ है। हमेशा कई से क्वेश्चन बना है ना इस भरतपुर की जाट रियासत में। कहाँ से बना है? सूरजमल से। ठीक है। इस भरतपुर में सबसे पहले तो अपन बात करें कि इसका जो क्षेत्र होता है ना, इस क्षेत्र में कौन कौन से ठिकाने हैं या कौन कौन से जिले शामिल हुआ करते थे, या कौन कौन से जो रियासतें थी वो इसमें शामिल हुआ करती थी। इसमें तीन जिले शामिल थे। कौन कौन से? एक तो खुद भरतपुर। ठीक है। एक तो खुद भरतपुर शामिल था इसमें। एक है इसमें धौलपुर। ठीक है। और एक कौन सा शामिल है इसमें? एक है दीग। ठीक है। तो ये जो तीन ठिकाने थे, तीन रियासतें थी, भरतपुर, धौलपुर और दीव, ये तीनों को सम्मिलित रूप से कौन सी रियासत बनी थी? जाट रियासत भरतपुर की। ठीक है। फिर एक इसमें बात करते हैं कि ये भरतपुर है ना, ये भरतपुर, इसका भरतपुर नाम क्यों पड़ा? तो आप जानते हो, आपको पता है, राजा दशरथ के चार पुत्र थे। राजा दशरथ के चार पुत्र थे। ठीक है। उन चारों पुत्रों में एक पुत्र का नाम क्या था? भरत। बताओ देखिए, दशरथ के चार पुत्र थे कौन कौन से? जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इन चारों में जो राजा भरत थे ना, उस भरत के नाम पे किसका नाम पड़ा है? भरतपुर का। तो भरत के नाम पर। ठीक है। भरत के नाम पर। ये जो भरतपुर की जाट रियासत है, इसका उत्थान कब हुआ? उत्थान, इसका उत्थान हुआ औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय। कहने का मतलब ये है कि जब भरतपुर की जो जाट रियासत है ना, इस भरतपुर की जाट रियासत का उत्थान कब हुआ? उत्थान से मतलब है ये प्रोग्रेस कब कब करी, ये प्रोग्रेस में कब आई, इसका प्रभाव धीरे धीरे कब बढ़ा। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उस औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस जाट रियासत का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा। धीरे 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 इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ऐसी स्थिति आ गई थी तब, जब इधर से मुगल आक्रमण कर रहे थे, इधर से मराठा आक्रमण कर रहे थे, है ना, 1600 के आसपास। तो उस स्थिति में इधर से मेवाड़ राज्य पूरा बिखर चुका था, इधर से मारवाड़ राज्य पूरा बिखर चुका था। आमेर रियासत है, ये पूरी पूर्णतः मुगलों के अधीन हो चुकी थी, है ना। लेकिन उस कंडीशन में भी भरतपुर की जो जाट रियासत है ना, ये वैसी की वैसी रही। इसका प्रभाव उतना ही था जितना पहले था, है ना। इस पे किसी प्रकार की कंडीशन में कोई भी आंच नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि इसका प्रभाव वैसा ही था जैसे शुरुआत में था। ठीक है। यहाँ से औरंगजेब था ना, इस औरंगजेब के समय पहला किसान विद्रोह हुआ था यहाँ पे। पहला जाट विद्रोह। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जाट विद्रोह अगर एग्जाम में पूछे कि किस मुगल शासक के समय पहला जाट विद्रोह हुआ, औरंगजेब के समय, और कहाँ पे हुआ था? तो भरतपुर। ठीक है। सबसे पहले एक जो राजा है ना, आपको मैं दो चार राजा बताता हूँ जिनका इतिहास है ना भरतपुर रियासत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भरतपुर में एक राजा हुए थे, कौन से? गोकुल जाट।
गोकुल जाट। अब देखो गोकुल जाट की क्या क्या बातें हैं। गोकुल जाट की एक बात तो ये है कि ये कृषि में निपुण थे। किस में निपुण थे? कृषि में। मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना आप, या लिख दूं नहीं आप भूल जाओगे। कृषि में निपुण, ठीक है। यानी कि इनको खेती करने का बड़ा नॉलेज था, कृषि करने का इनको बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज था, है ना। तो खेती करने का नॉलेज है इनको, कृषि करने का नॉलेज है ना। तो कौन सा राजा है वो? गोकुल जाट, है ना। अब एक चीज यहाँ से आप ये याद रखना कि भरतपुर में है ना पहला हिंदू विद्रोह भी हुआ था। और पहला हिंदू विद्रोह किसके समय हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गोकुल जाट के समय पहला हिंदू पहला हिंदू विद्रोह, पहला हिंदू विद्रोह बोल दो या पहला जाट विद्रोह बोल दो, एक ही बात है। या जाट विद्रोह, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके पास दो ही बातें हैं कि एक तो ये कृषि में निपुण था, और पहला कि इसमें पहला जाट विद्रोह हुआ या पहला हिंदू विद्रोह हुआ। और ये पहला जो हिंदू विद्रोह है ये कब हुआ था? 1669 में, ठीक है। और ये जो गोकुल जाट है ना, ये कब मारा गया था? तो तिलपत के युद्ध में ये मारा गया था। एग्जाम में प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखना, तिलपत के युद्ध में मारा गया, ठीक है। गोकुल जाट फिनिश। फिर इसके बाद में आता है कौन सा? राजा राम जाट। राजा राम जाट। और इस राजा राम जाट की क्या खास बात है? एक तो आप याद रखना, पहला जाट विद्रोह किसके नेतृत्व में हो रहा है? गोकुल जाट के नेतृत्व में, ठीक है। दूसरा जाट विद्रोह किसके नेतृत्व में होगा? तो राजा राम जाट के नेतृत्व में। तो दूसरा जाट विद्रोह। अभी इस भरतपुर में ना जो जाट थे ना वो सारे किसान हुआ करते थे। तो किसान क्या करते थे? विद्रोह करते थे। क्यों? क्योंकि जैसे जो भी कोई मान लो उस टाइम जैसे मुगल सम्राट था, है ना। उस मुगल सम्राट ने क्या किया, वहां पे किसानों पे अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाना उसने स्टार्ट कर दिया, कर लगाना उसने शुरू कर दिया। उस कर से पीछे छुड़ाने के लिए ये विद्रोह किया करते थे, उस कर को हटवाने के लिए ये विद्रोह किया करते थे, है ना। तो दूसरा जाट विद्रोह किसके टाइम में हुआ? राजा राम के समय, ठीक है। और इस राजा राम ने जो जाट विद्रोह हुआ था ना, उस जाट विद्रोह का नेतृत्व भी किसने किया था? तो राजा राम जाट ने। इसने एक काम और किया, और वो काम क्या था? अकबर की हड्डियां, अकबर की जो हड्डियां थी कहाँ पे? अकबर का मकबरा बना हुआ है, अकबर की समाधि बनी हुई है आगरा में, एक जगह पड़ती है कौन सी? सिकंदरा। और उसी सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना हुआ है, समाधि बनी हुई है। उस समाधि को खोद करके उसमें से अकबर की हड्डियां निकालता है, और उन हड्डियों का दोबारा दाह संस्कार करता है पूरे किसके साथ? किसके साथ? पूरे तरीके से, है ना। तो यानी कि पूरे तरीके से दाह संस्कार करता है। कौन करता है? राजा राम जाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अकबर की हड्डियों का दाह संस्कार, ठीक है। फिर जैसे ये खत्म हो गया, इसके बाद में कौन आता है? चूड़ामन जाट। इनकी कोई खास बात नहीं है, ये दो तीन राजा ऐसे हैं जिनको अपने बस ध्यान रखना है कि भरतपुर में ये अलग अलग नाम के राजा हुए हैं जाट रियासत में। बाकी इनसे कोई मान लो कभी कभार क्वेश्चन बन भी जाता है, बाकी बनेगा ना तो वो बनेगा सूरजमल से। क्योंकि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल को। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। सूरजमल ही वो राजा हुआ था जिसने अब्दाली के सामने युद्ध लड़ा था, जिसने मराठों के पक्ष में युद्ध लड़ना चाहा था, लेकिन मराठाओं ने उसको मतलब कि उसने अपने युद्ध में बुलाया नहीं था, उसको मतलब इनवाइट नहीं किया था, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं चूड़ामन जाट की। और ये चूड़ामन जाट है ना, इसका अपने को टाइम पीरियड देखने को मिलता है 1695। कब मिलता है? 1695। और 1695 से आगे कब तक जाता है? तो जाता है 1721 तक। तो 1695 से लेकर 1721 तक किसका टाइम पीरियड मिलता है? चूड़ामन जाट का। इस चूड़ामन जाट ने इस चूड़ामन जाट ने भरतपुर में जाट वंश की नींव डाली थी। जाट वंश की स्थापना,
ठीक है। तो भरतपुर में जाट वंश की स्थापना करने वाला कौन सा व्यक्ति है, कौन सा राजा है? चूड़ामन जाट। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी रेट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे कैसे, क्या कि भरतपुर में जाट वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है, राजा का नाम है। और अधिकतर एग्जाम में जो स्टूडेंट को बताऊं आंसर क्या किया है, वो किया है सूरजमल। लेकिन सूरजमल ने जाट वंश की स्थापना नहीं की है। सूरजमल को जाट वंश का अफलातून कहा जाता है, प्लेटो कहा जाता है। लेकिन स्थापना किसने की है? चूड़ामन जाट ने। इस चूड़ामन जाट ने एक किला बनवाया, खून का किला। कौन सा किला बनाया? खून का किला। ठीक है। और इस चूड़ामन की एक खास बात है, और वो क्या है कि इस चूड़ामन ने एक युद्ध लड़ा। इस चूड़ामन ने एक युद्ध लड़ा किससे? जयपुर के सवाई जयसिंह से। जयपुर के सवाई जयसिंह से चूड़ामन जाट ने युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में कौन मारा गया? चूड़ामन जाट। तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान रखना है कि चूड़ामन जाट कब मारा गया? सवाई जयसिंह से लड़ता हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह से लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है, तो ये चूड़ामन जाट की बात थी। तीन जो राजा है वो कंप्लीट हो गए। चौथा कौन सा आता है? वो आता है बदन सिंह। एक बार इनको नोट करो आप, इनको नोट करो एक बार जल्दी से, है ना। ये चूड़ामन जाट है ना, जब इसने सवाई जयसिंह जयपुर का जो राजा था उसके सामने ये युद्ध करने गया, और उसमें ये उस युद्ध में ये परास्त हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो पराजित होने के चक्कर में इसका दिमाग खराब हो जाता है। तो जब दिमाग खराब होता है तो आप जानते हो खोपड़ी में उल्टी बैठ जाती है। उल्टी बैठ जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है ना। इसने क्या किया? इसने किया कि रात के टाइम सो रहे थे सब, कोई जग नहीं रहा। आप भी जानते हो रात को सब सो जाते हैं। तो रात को सब सोने के बाद इसने चुपचाप विष नगल लिया, विष पी लिया। और सुबह जब सब उठे उससे पहले इसकी राम नाम सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से इसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद में राजा कौन सा आता है? बदन सिंह। इसकी भी कोई खास बात नहीं है। बदन सिंह। ठीक है, पहला कौन सा था? गोकुल जाट। दूसरा राजा राम जाट। तीसरा चूड़ामन जाट। और चौथा बदन सिंह, है ना। इस बदन सिंह का जो टाइम पीरियड है ना, वो कितना है? वो 1723 से लेके 1755 तक। कितना है? 1723 से लेके 1755। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि बदन सिंह का टाइम पीरियड है ना, वो कितना है। क्योंकि इसमें और कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस यही पूछेगा, बदन सिंह का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। इनको नोटिस कर लिया? जल्दी से करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से चलो, जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी? राजा सूरजमल जाट की। सूरजमल जाट को सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता है। वो जाटों का अफलातून क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी एक कंडीशन है। क्योंकि जाटों में एकमात्र ऐसा राजा हुआ है सूरजमल, जिसने जाट रियासत को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था, है ना। कहने का मतलब यह है कि, चलो सुनो आप, ध्यान से देखना आप। सूरजमल जाट। इस सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता है। अफलातून कहा जाता है। ठीक है, जाटों का अफलातून कहा जाता है, या जाटों को क्या कहा जाता है? प्लेटो। और ये जाटों का अफलातून या जाटों का प्लेटो क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनना। भरतपुर में जाट रियासत की नींव किसने रखी? चूड़ामन जाट ने। चूड़ामन जाट का भतीजा कौन हुआ? बदन सिंह।
बदन सिंह का पुत्र कौन हुआ? सूरजमल, है ना? तो बदन सिंह ने क्या किया? बदन सिंह अपने जो अंतिम समय होता है उसका, उसमें वो अंधा हो गया था, उसको एक रोग हो गया था, जिसमें उसकी ब्लाइंडनेस हो गया था। तो लगभग 11-12 साल तक वो अंधा रहा था और अंधा ही मरा था वो, है ना? तो जैसे ही बदन सिंह अंधा हुआ, तो कोई ना कोई तो राज्य को सँभालने वाला होना चाहिए। उसने क्या किया, अपने जीते जी ही अपने बेटे को राज्य की बागडोर सँभाली। बागडोर मतलब उसको दे दी कि अब बागडोर तू सँभाल, राज्य तू सँभाल। तो जब सूरजमल जाट को उसके भरतपुर की गद्दी मिली, तो इसने क्या किया, अपने जाटों में, है ना, सबसे अधिक प्रतापी शासक कौन था? सूरजमल। क्यों? क्योंकि इसने इसमें तो युद्ध कला में निपुण था, युद्ध कला में निपुण था, राजनीति में माहिर था, राजाओं को एकत्र करने में इसकी बुद्धि, है ना, वो विकसित थी। और तो और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बात, ये, है ना, इतना स्वाभिमानी राजा था कि इसने बोलने का प्रेम, राजाओं को अपने साथ मिलाने का धैर्य, है ना, ये इसमें कूट-कूट के भरा था कि कैसे अपने राजा को, कैसे दूसरे राजा को अपने साथ मिलाना है, कैसे कोई राजा से युद्ध करना है ना? इसको युद्ध कला में निपुण था और राजनीति में माहिर था। इस वजह से वो इसको क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून, है ना? क्योंकि जाटों में एक मात्र यही व्यक्ति था जो जाटों का जो जाट रियासत थी उसको चरमोट कर्ज पे लेके गया था। इसलिए इसको जाटों का क्या कहा जाता है? अफलातून। ठीक है? और एक चीज़ बताऊँ, ये जो सूरजमल जाट है ना, इसने, आपने मूवी देखी है पानीपत? पानीपत मूवी, पानीपत 3। पानीपत की मूवी है यूट्यूब पे, है ना? उसको बैन कर दिया वैसे तो। उसको मतलब जो हॉल होते हैं ना, सिनेमा हॉल, उसमें चलने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें सूरजमल की बेइज्जती करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार से उधर से अब्दाली युद्ध करने आ रहा है। अब्दाली है ना, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। कंधार से अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पे कब्जा करने आ रहा है। इधर से सूरजमल को पता लगा कि उधर से अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पे अटैक करने आ रहा है, दिल्ली पे कब्जा करने आ रहा है ना? इधर से दिल्ली को बचाने कौन जा रहा है? मराठा, है ना? मराठाओं का जो सेनापति था ना, वो था कौन? सदाशिवराव भाऊ पेशवा। सदाशिवराव भाऊ पेशवा। तो सदाशिवराव भाऊ पेशवा को जब पता चला कि उधर से अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को अपने कब्जे में करने आ रहा है, उस पर अटैक करने आ रहा है, इधर से सदाशिवराव भाऊ पेशवा, मराठा, अपनी सेना लेके निकल जाते हैं और दिल्ली को मतलब बचाने के लिए, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करने के लिए। लेकिन रास्ते में क्या पड़ता है? भरतपुर। तो जो पेशवा सेना थी ना, मराठा सेना थी, उसका जो शासक, उसका जो सेनापति था कौन? बालाजी बाजीराव पेशवा। उसको, बालाजी बाजीराव को पता चला कि इधर से भरतपुर के सूरजमल जाट हैं, उनको इधर जो उत्तरी भारत है ना, उसका जो नॉलेज बहुत अधिक है, इनको अपन साथ लेके चलते हैं, इनका जो ये जो कहेंगे ना, अपन युद्ध में वैसे ही युद्ध करेंगे। लेकिन इधर से सदाशिवराव भाऊ पेशवा, ये जो थे ना सेनापति, इनको बड़ा घमंड था अपने आप पर। इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी को नहीं लेके जाएंगे, अपने हिसाब से लड़ेंगे। तो ये यहाँ से जाते हैं और उधर अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। कौन? मराठा। युद्ध के बाद मराठाओं का पतन शुरू हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सूरजमल जाट है ना, इनका क्या इतिहास है इस युद्ध के अंदर? इस युद्ध में सूरजमल जाट मराठाओं के पक्ष में लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सदाशिव राव भाव पेशवा ने कहा कि सूरजमल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और मैं किसी का जो जो मुझे बताएगा ना, कि सूरजमल जाट इनको बता रहा था कि आपको ऐसे ऐसे युद्ध करना है, तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से लड़ूंगा। तो आप जानते हो, अगर किसी की बेइज्जती कर दें तो आप समझ सकते हो कैसे युद्ध करेगा वो। तो सूरजमल जिसको छोड़ छाड़ के बीच में से ही आ गए थे अपने राज्य में, भरतपुर में, है ना? तो सूरजमल के पास 5,000 सैनिक थे, और 5,000 सैनिक कम हो गए मराठाओं के। उधर से अहमद शाह अब्दाली की सेना लाखों में थी, है ना? तो आप जानते हो किस प्रकार से वो भयंकर युद्ध हुआ होगा, नरसंहार हुआ होगा। लेकिन अपन ये स्टोरी करेंगे पानीपत की, पता किस में? अगली नेक्स्ट क्लास में। उसमें सिर्फ अपन वही बात करेंगे, पानीपत के युद्ध की। ठीक, अपन आज यहाँ पे बात किसकी करेंगे? सूरजमल जाट की। ठीक है। जाटों में जाटों में, है ना, सबसे शक्तिशाली राजा, सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक है, जाटों में सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो वो थे राजा सूरजमल। ठीक है। इस सूरजमल ने, है ना, भरतपुर में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? पता है किसी को? भरतपुर में एक दुर्ग बना हुआ है, लोहगढ़।
है कि नहीं भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग? ये है लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। इस लोहागढ़ के दुर्ग की नींव किसने रखी? तो बदन सिंह ने, सूरजमल के पापा ने। लेकिन ये युद्ध है ना, बदन सिंह से शुरू होता है और लास्ट में जब अंग्रेजों का टाइम आ जाता है ना, तब तक भी इस युद्ध का निर्माण चालू रहता है। कभी कोई राजा आता है वो क्या बनवा देता है, कभी कोई राजा क्या बनवा देता है, तो ऐसे इसका निर्माण चलता ही रहा था। लेकिन मोस्टली इसमें पूछे ना कि भरतपुर के जो लोहागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था सूरजमल जाट ने। इस लोहागढ़ दुर्ग के एक खास बात है क्या, पहले आप जानते थे कि जो दुर्ग हुआ करते थे वो ऊंची ऊंची पहाड़ी पे बनते थे। क्यों? क्योंकि अगर शत्रु आक्रमण करेगा तो पहाड़ी पे उसको आक्रमण करने में आसानी नहीं रहेगी। ठीक है। उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि मतलब ऐसे बहुत ही जल्दी से वो उस किले पर अधिकार नहीं कर पाते। तो उस वजह से कि शत्रु सेना अगर आक्रमण करे तो जो किला जो है ना पहाड़ी पे बना हुआ होता था उसको जल्दी से जीत ना पाए। लेकिन भरतपुर में तो कोई पहाड़ी नहीं है, तो ये क्या करे, ये किला कहाँ बनवाए? उन्होंने समतल जो मैदान होता है ना उस समतल जमीन पे उन्होंने क्या किया, किला बनवाया। और किला बनवाया तो उस किले के चारों तरफ, यानी कि ये किला है, इस किले के चारों तरफ है ना, इन्होंने क्या किया, एक खाई खुदवाई। ठीक है। 100 फीट लंबी या फिर चौड़ी। ठीक है। और 60 फीट गहरी। इस किले के चारों तरफ 100 फीट तो चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई खुदवाई गई। और उस खाई में क्या गया, पानी भरा गया। ठीक है। या तो पानी भरा गया या उसको अधिकतर खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर शत्रु सेना युद्ध करने आएगी तो 100 फीट खाई थी ना, उस खाई की वजह से वो डायरेक्ट युद्ध जो किला हुआ करता था उस किले पे डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाएगी। है ना, यानी उस किले को डायरेक्ट वो जीत नहीं पाएगी, उस खाई में गिर जाएगी। या खाई में ना गिरेगी तो उस खाई को पार करके उनको आना पड़ेगा। और जब तक वो खाई पार करेंगे उधर से सूरजमल या फिर कोई भी जो राजा हुआ करते थे वो अटैक करके उनको मतलब उनको मार दिया करते थे। तो इस प्रकार से ये जो जो किला है ना ये बनवाया गया था। ठीक है। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था उस टाइम का? सूरजमल जाट। इसके पास है ना जो सेना कितनी हुआ करती थी, इसके पास सेना, इसके पास सेना थी 15,000। 15,000 तो क्या थे, घुड़सवार। ठीक है। और 25,000 सैनिक थे। ठीक है। तो 15,000 घुड़सवार और 25,000 सैनिक किसके पास थे, तो राजा सूरजमल के पास। एक तो इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग बनवा दिया। एक क्या है ना, एक भरतपुर में पहले ही एक जगह पड़ती थी, कौन सी, दीग। दीग वर्तमान में तो खैर अलग जिला बना दिया गया, लेकिन तो गहलोत ने बनवाया था ना दीग जिला, ये नहीं याद? फिर बदलना ने कैंसिल कर दिया, है ना। तो दीग पहले भरतपुर का भाग हुआ करता था। उस दीग में इस सूरजमल ने क्या बनवाया, दीग के जल महल। ठीक है। तो दीग के जल महल किसने बनवाए, भरत भरतपुर के सूरजमल जाट ने। और ये जो किला है ना लोहागढ़ दुर्ग, इसके पूर्वी हिस्से में एक दरवाजा बना हुआ है। और वो दरवाजा किससे बना हुआ है, वो बना हुआ अष्ट धातु से, अष्ट धातु से। और ये जो उत्तरी एरिया है इस पे क्या बना हुआ है, जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज। बस सूरजमल की कुछ ज्यादा बातें नहीं है, बस दो चार बातें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, कोई बता सकता है? सूरजमल का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? देखो, जब बदन सिंह इनके पिता है सूरजमल के, बदन सिंह की मृत्यु कब हो गई, 1755 में। तो 1756 से इनका कार्यकाल शुरू होता है, 1756 से लेके 1763 तक। ठीक है। मोस्टली कार्यकाल पूछे तो 1756 से लेके 1763 तक। वैसे तो इनका कार्यकाल है ना बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन आप जानते हो जब राजा जिंदा होता है ना तो उसके बेटे का जो कार्यकाल वो नहीं माना जाता, राजकुमार का कार्यकाल नहीं माना जाता, है ना। जो राजा जिंदा होता है उस राजा का कार्यकाल माना जाता है। ऐसे तो अगर इनकी बात करें सूरजमल जाट की, तो इनके पिता की मृत्यु के 12 13 साल पहले ही ये क्या बन गए थे,
राजा राजकुमार बन गए थे। इनको यानी कि पूरा कार्यभार जो हुआ करता था ना किले का, वो इनको सौंप दिया गया था, क्योंकि वो तो बदन सिंह तो अंधा हो गया था उस वजह से। ठीक है, तो ये आप नोट करो। एक बार की बात है, जब सूरजमल के पिता बदन सिंह उस टाइम राजा थे, शासक थे, है ना। तो बदन सिंह के टाइम में, बदन सिंह के समय कब, 1754 में मराठों ने आक्रमण किया था। मराठों ने आक्रमण कहाँ पे किया था? बदन सिंह के टाइम में 1754 में मराठों ने आक्रमण किया। कहाँ पे? इस भरतपुर दुर्ग में, या फिर लोहागढ़ दुर्ग में। जिसको जिस आक्रमण को किसने विफल किया? तो सूरजमल जाट ने मराठों के आक्रमण को विफल कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक है, ये जो सूरजमल जाट है ना, इनकी जीवनी कहाँ से मिलती है अपने को? इनका जो लेखा जोखा है ना, कि सूरजमल की जो कहानियां होती है, इनके युद्ध कौशल के बारे में जानकारी है, सूरजमल इतने से टाइम से इतने तक रियासत में राज किया, या फिर सूरजमल की जो भी पूरी स्टोरी है, कहानी है, ये अपने को कहाँ से मिलती है? तो एक ग्रंथ है, कौन सा? सुजान संवत विलास। सुजान संवत सुजान संवत विलास। ठीक है, इस ग्रंथ के माध्यम से अपने को ये जानकारी मिलती है। और ये जो सुजान संवत विलास है ना, ये किसने लिखा हुआ है? तो एक ब्राह्मण थे, कौन? मंगल सिंह। किसने लिखा? ब्राह्मण बोल दो या पुरोहित बोल दो, एक ही बात। तो पुरोहित मंगल सिंह ने। ठीक है, किसने लिखा? पुरोहित मंगल सिंह ने। तो सूरजमल की जो बातें थी वो आपको मैंने बता दी। ठीक है, मोस्टली बातें यही है, इनको नोट करो एक बार आप। कर लिया नोट सभी ने? ठीक है, ये हुई सूरजमल की बातें। अब सूरजमल के बाद भी तीन राजा और बने हैं। कौन कौन से? एक तो जवाहर सिंह। आपको ध्यान रखना, कौन कौन से राजा बने हैं? एक तो जवाहर सिंह। ठीक है, सूरजमल के जो सूरजमल के जस्ट बाद राजा बनने वाले जो व्यक्ति थे, वो कौन थे? जवाहर सिंह। ठीक है, और इनका टाइमिंग कितना है? तो ये लगभग बने थे, टाइमिंग पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है, 1763 के आसपास। 63 में सूरजमल की मृत्यु हो गई, और उसके बाद कौन राजा बना? कौन बना? जवाहर सिंह। उसके बाद कौन आया? रतन सिंह। ठीक है, कौन आया? रतन सिंह। और इस रतन सिंह के बाद कौन आया? वो आया रणजीत सिंह। ठीक है, इनकी कोई खास बात नहीं है। इन्होंने लगभग, किसने 1 साल राज किया है, किसी ने 9 महीने राज किया है, किसी ने 1.5 साल राज किया। ठीक है, जैसे रतन सिंह है, इसने 9 महीने शासन किया था। फिर रणजीत सिंह है, इसने करीबन 1.5 साल। और जवाहर सिंह है, इसने तो करीबन 4-5 महीने, क्योंकि जैसे 63 में किसकी मृत्यु हुई? सूरजमल जाट की। और 63 में राजा कौन बन गया? जवाहर सिंह। ठीक, तो ये कोई खास बात नहीं है इनकी। बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और शानदार तरीके से अपनी तैयारी को आप मजबूत रखते रहिए। ठीक है, कौन सी कौन सी बात? नहीं, लोहागढ़ में अष्ट धातु से बना हुआ दरवाजा है। लोहागढ़ में ही है। किसके टाइम में आया था ये अष्ट धातु से बना दरवाजा? सूरजमल के टाइम में। ठीक है, और ये जो रंजीत सिंह है ना, ये वाला, इसके टाइम में एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। कौन सी? इसके टाइम में एक काम हुआ था भरतपुर में, या फिर अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान की जो
रियासतें थी उनका एकीकरण हो रहा था। कहने का मतलब ये है, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, तो एकीकरण में इस भरतपुर की जो रियासत थी ना, इसको सम्मिलित कर लिया गया था। तो किसके टाइम में सम्मिलित किया गया? तो रणजीत सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। भरतपुर राज्य का एकीकरण में समन्वय, ये एकीकरण में विलय। भरतपुर का राजस्थान एकीकरण में सम्मिलित, ठीक है। किसके टाइम में होती? रणजीत सिंह के टाइम में। ये आपको ध्यान रखना है, बस मोस्टली बात यही है। रणजीत सिंह की बात आपको ध्यान रखनी है। किसके टाइम में भरतपुर का राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, तो उस एकीकरण में सम्मिलित किया गया था। राजस्थान का एकीकरण के कितने चरण है? 7 चरण है, ठीक है। उन सातों चरणों में सबसे पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। और उस मत्स्य संघ में 4 रियासतें सम्मिलित है। कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो भरतपुर रियासत किसके समय में एकीकरण में शामिल की गई थी? रणजीत सिंह के समय। कौन से चरण में? प्रथम चरण में, मत्स्य संघ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।